हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड नंबर 9। तो चलिए इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे मैडम यन बताती है कि उन्होंने क्या क्या सामान डाउरी के लिए प्रिपेयर कर रखा है उसकी तीनों डॉटर्स के लिए, क्योंकि पैसा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता पर ये रहेगा उनके साथ। वहीं फिर हमें यहाँ पे पोइट्री गैदरिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि फैन ने अरेंज करा था और सब लोग इंप्रेस भी हो रहे थे उसने जो इंक और पेपर मंगवाया था उससे। अब यहाँ पे मैडम भी पूछती है कि यू रेजिस्टेंस में क्यों नहीं रखा गया, तो इस पे फैन बात को घुमाते हुए बोलती है कि वहाँ बहुत लोग थे और उन्होंने कहा कि हमें सिंपल ही रखना चाहिए। मैडम यूँ बोलती है कि ऐसे लोग, तो इस पे फैन बोलती है मुझे भी नहीं पता। फिर वो सबको बैठने के लिए कहती है और उनके सामने वही पेस्ट्रीज पेश करती है जो कि मैडम यू को मिली थी गिफ्ट में नोबल लॉर्ड की तरफ से, यानी क्राउन प्रिंस की तरफ से। वैसे तो उसने भिजवाई थी अपने बेटे जिंशू के लिए, बट यहाँ पे उसने पेश कर दिया था उनके सामने क्योंकि उसे पता है कि यूनिक चीजें उन्हें पसंद आती हैं। यहाँ पे सबको उसका शेप और फ्लेवर स्मेल सब कुछ बहुत पसंद आती है। वहीं यहाँ पे मैडम भी उसे छेड़ने लगती है कि अभी से ही तुम्हारी सासू माँ तुम पे विश्वास कर रही है, तो इस पे वो भी बोलती है कि आप जानती है कि मुझे कैसे छेड़ना है। वही मैडम यन उसी पेस्ट्रीज के बारे में सोची थी। वो सोची होती है कि मैंने कहीं तो देखा है, तभी उन्हें अचानक से याद आता है कि ये तो मैंने तब देखा था जब मेरे हस्बैंड पोस्ट पे वापस आए थे। और वो सारी कड़ियों को जोड़ने लगती है एक एक करके। उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए बोलती है। वहीं यहाँ पे उन्हें शक हो जाता है कि इन्फॉर्मेंट है वो क्राउन प्रिंस का, इसलिए उसके हस्बैंड उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आई, उसे डील करने से पहले मुझे तो बताती। बट वो बोलती है मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। बट उसके हस्बैंड बोलते हैं वो दोनों यू फैमिली से, वो पेस्ट्रीज भी वहीं से, इतनी सी बात नहीं समझ आए उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वहीं यहाँ पे वो उनकी बेटियों को छोड़ने का मन बना लेते हैं तो वो उसे पकड़ लेती है और रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना करे और ज्यादा देर नहीं हुई वो फिक्स कर सकती है इसे, क्योंकि शायद अभी उन्हें कुछ पता नहीं चला है। बट वो उनसे दूर जाके बोलते कितना अजीब है, तुम उन लोगों से रिश्वत लेती हो, और टोटली सब उस पर डाल देते कि तुम्हारा मेरे से लेना देना नहीं है। तो वो उन पर गुस्सा करते हुए बोलती कि तुम मुझे ऐसे ही छोड़ रहे हो, इतने सालों से तुम्हारे लिए इतना कुछ संभाला है, मुझे नहीं पता है तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारी मिस्ट्रेस के पास जाते हैं, बताओ हमारी बेटियों के लिए क्या किया तुमने। तो वो भी उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम अगर मुझे बेटा दे देती तो किसी और की जरूरत ही नहीं होती। वहीं ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। और गाइस मुझे समझ नहीं आता कि इसने साइंस नहीं पढ़ी है क्या, गवार के होते हैं बिल्कुल। वहीं चीजें खराब है वो उन्हें भी पता चल जाता है। जाओलिंग उससे कुछ टाइम मांगता है बट वो कहता है कि बहुत लेट हो गया, हमें उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए और खुद ही उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। वहीं यहाँ पे वो उन्हें क्लियर भी कर देते कि और हाईनेस आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे टिंगयुन बोलती है कि भले ही मैडम यन ने बहुत बुरे काम किया है पर अभी भी हम उन्हें अपने साइड कर सकते हैं। वो पूछते हैं कैसे। वहीं यहाँ पे वो उसे बताती है कि वो सब अपनी बेटियों के लिए कर रही है और मैडम यन से जाके मिलती है। वहीं मैडम यन आती है बोलती है कि आप लोग तो कोर्ट के लिए काम कर रहे हो, बट वो बोलती है अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता है तो पता होगा यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, क्राउन प्रिंस सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैडम यन बोलती है पर तुम पे एविडेंस नहीं। बट वो उसे धमकाने लगती है कि आप जो सामान के बदले में सॉल्ट परमिट देती थी वो एक क्राइम है, इससे आपकी बेटियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे वो अपनी बेटियों को देखती है। वहीं वो बोलती है मुझे पता है आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, तो इसलिए कह रही हूँ हमारी मदद करिए। बट वो विश्वास नहीं करती। तो यहाँ पे जाओलिंग बोलता है कि तुम्हारा पति सब तुम पे ही उड़ेल देगा, फिर चांस नहीं मिलेगा। तो फाइनली अपनी बेटियों के लिए वो मान जाती है और एक कन्फेशन लेटर लिख देती है, सारी पेमेंट्स की डिटेल लिख देती है जो क्राउन प्रिंस तक पहुंच जाता है और उसके पति को पकड़ लिया जाता है। वहीं यहाँ पे इस चक्कर में जाओलिंग का जो रिलेटिव है जिसने रिश्वत देके मैडम यन से वो परमिट खरीदा था उसका काम भी बिगड़ जाता है। उस रिश्वत की वजह से उनके पास पैसे भी कम हो जाते हैं, फाइन भी भरने के पैसे नहीं होते। वहीं उसके आदमी तो उसी पे इल्जाम लगाने लगते हैं। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते, आप भूल गए कि आपने जाओलिंग के साथ भी ऐसा ही किया था। तो उसे समझ आता है कि उसे कैसा लगा होगा जब उसके लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया। और यहाँ पे उसी के सामने से बच्चे कुछ पैसे लेके वो लोग भाग जाते हैं, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे वो उनके पास जाता है, इनका नाम है जनरल मूव। अब जाके मैं आपको बता रही हूँ जिनके पास सारी लिस्ट होती है। तो यहाँ पे जाओलिंग उसके पास जाता है और पूछता है कि मेरा रिलेटिव का नाम इसमें है। जब उसे वो मिलता है तो वो कहता है उनकी जगह फाइन मैं भर देता हूँ, कभी हम भाइयों की तरह थे। जनरल मू को ही समझ आ जाता है कि जाओलिंग एक अच्छा आदमी है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन मैडम यन से मिलने जाती है जेल में और उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो आपको पता चला। तो इस पे वो बोलती है आपकी गलती नहीं है और उन पेस्ट्रीज के बारे में उसे बताती है। वहीं यहाँ पे वो बोलती है कि बरसों से चला आ रहा है कि सन और फादर ही चलाते हैं लेगेसी को, ना कि मदर और डॉटर। तो यहाँ पे वो पूछती है पर क्यों डिपेंड होना है, हमें क्यों रोका जाता है, हम भी अपनी एबिलिटीज को यूज करके अपने लिए लाइफ बना सकते हैं अच्छी। तो वो खड़ी होती है और बोलती है कि तुम में एम्बिशन दिख रहा है मुझे। वहीं यहाँ पे वो उसे बताती है कि क्या हो अगर तुम्हारा हस्बैंड जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी है वो सब उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी बन जाए। तो बोलती है मैं शादी नहीं करूंगी। तो फिर वो बोलती है और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा हो तुम्हारी फैमिली को तो फिर सब कुछ उनका हो जाएगा, इसलिए एक आदमी होना जरूरी है, कोई जाओलिंग जैसा ही जिसपे तुम हमेशा नजर गड़ा सको, वरना फिर मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। वहीं वो उसकी बात को समझ जाती है, उसे प्रॉमिस करती है कि उसकी 3 बेटियों का ख्याल रखेगी, इसके बदले में वो उसे थैंक यू बोलती है। वहीं यहाँ पे वो जाओलिंग को देख के फिर से मैडम यन की बातें याद करी होती है कि उसे कभी भी पूछता किसी को अपना दिल नहीं देना, सिर्फ खुद पे बिलीव करना है। वहीं यहाँ पे वो जाओलिंग को भी बता देती है कि यू फैमिली की वजह से उसे सब पता चला। वहीं यहाँ पे जाओलिंग का रिलेटिव उससे मिलता है, वेपन निकालता है तो उसे पीछे कर देता है और बोलता है अब क्या चाहिए। तो इस पे वो बोलता है कि मैंने गलत समझा, पहले मुझे सिर्फ पैसों की परवाह थी। बट वो अपना एक ईयर कट कर देता है और बोलता है कि ये मेरी कसम रहेगी मैं दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। वहीं यहाँ पे मैडम फू उसकी शादी की तैयारी कर रही थी क्योंकि ऑफकोर्स जिंगशू फर्स्ट आ गया था तो अब उसे उसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी फैन से। वो ये भी बोलती है कि शादी 3 दिन चलनी चाहिए। तो यहाँ पे फैन बोलती है कि हम योर हाइनेस को भी इन्वाइट करें, अब इन्वेस्टिगेशन भी खत्म हो गई है तो छुपने की जरूरत नहीं और फिर आगे उनको ही हेल्प करेगा जिंगशू को। तो ऑफकोर्स उसे भी आइडिया अच्छा लगता है। वहीं एक हेल्पर आके बताती है कोई आया है, उन्हें लगता है हिज हाइनेस आए तो झुक जाते हैं। बट यहाँ पे वो बताता है कि उनकी जगह कोई और आया है जो उनके फ्रेंड है और वो और कोई नहीं बल्कि टिंगयुन होती है। इसे देख के दोनों की शक्ल पे 12 बज जाते हैं। वहीं यहाँ पे
टिंगयून उनके लिए वही फ्लावर पेस्ट्री लाई थी और बताती है कि मैडम यन ने गैदरिंग में देखा और उन्हें सारे प्लान के बारे में पता चल गया योर हाइनेस के। तो मैडम फू घूरते हुए बोलती है फैन को कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। टिंगयून बोलती है कि हो सकता है मास्टर। तो यहाँ पे मैडम फू बोलती है कि आप उनकी ट्रस्टेड लोगों में से एक हैं, तो बताइए आपको क्या चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो फैन का कन्फेशन लेटर मांगती है। कहती है कि जैसे मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया था जुंजी के कहने पे और किसी ने तो गलत बयान दिया था। वहीं ऑफ कोर्स फैन बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करिए मैडम यू से। बट ऑफ कोर्स वो क्या ही बोलती है, उन्हें तो अपने बेटे के फ्यूचर की पड़ी थी ना। वहीं अब वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो कन्फेशन लेटर लिख लो। तो ऑफ कोर्स वो कन्फेशन लेटर लिखने लगती है कि वो उस दिन मुझसे ही मिलने आई थी। जब हेल्पर अंगूठा लगाने के लिए बोलती है तो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, एक बार उसे छोड़ दे। तो वो जबरदस्ती हेल्पर से उससे अंगूठा लगवाती है। वहीं यहाँ पे टिंगन बोलती है मैंने कभी भी तुम्हें कम नहीं समझा, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते थे बचपन से ही। खैर मेरी भी गलती है, मैं पहचान नहीं पाई कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। और हम दोनों कभी सेम बात के लिए बने ही नहीं थे। वो जान लगती है तो पीछे से बोलती है फाइनली तुमने एडमिट कर ही लिया कि तुम एक फाइन फैमिली की लेडी हो और मैं तुम्हारी शैडो से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी सिचुएशन में बताओ मैं करती ही क्या। तो इस पे वो बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी फैमिली में पैदा हुई होती। तब यहाँ पे वो चिल्ला के बोलती है क्या तुमने कुछ चीजें यूज नहीं करी। तो वो बोलती है हाँ ठीक है मैंने भी कई चीजें यूज कर लिया, कईयों को यूज करा है, पर उसके लिए मैं प्राइस पे कर चुकी हूँ और अब तुम्हारी बारी। और उस कन्फेशन लेटर को भिजवा देती है। वहीं यहाँ पे अब टिंगयून बोलती है मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, हम दोनों इवन हो चुके हैं, तुम मेन पार्ट नहीं थी। मैडम जुओ और जिंजी ने ये सब किया, वो तुमसे भी बुरे हैं, उनसे भी मैं निपट लूंगी एक दिन, चिंता मत करो तुम्हारी शादी तो होगी। बट वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि चीज़ें स्मूथ कैसे हो सकती है, मेरी मदर इन लॉ के सामने ही तुमने ये सब किया। तो उसका हाथ झटक के बोलती है चीज़ें तो पहले भी स्मूथ नहीं थी, वैसे तुम्हारी मदर इन लॉ बिल्कुल वैसी ही देखती हैं जैसे मेरी ग्रैंड मदर मैडम जुओ को देखती थी। और वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चल जाती है। और गाइस मैडम जुओ यानी वो विधवा लेडी का क्या हाल है ये तो आपको पता ही है और ये बात उसे भी समझ आ जाती है। वहीं यहाँ पे वो मैडम यू को थैंक यू बोलती है। तो मैडम यू बोलती है अगर तुम मुझसे ऐसे भी बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर इससे तो तुमने दुश्मन बना लिए। तो इस पे टिंगयून बोलती है तो क्या हो गया, मैं बस एक पीसफुल लाइफ चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए। वहीं यहाँ पे मैडम यू बोलती है और ये सब खत्म होगा तो कहाँ जाओगी। उसके पास इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं था। अब वो जाओलिंग के पास जाती है। जाओलिंग पूछता है कन्फेशन लेटर मिल गया। तो वो बोलती है हाँ तुम्हारे बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, एडवाइस देना चाहती हूँ। तो वो बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो उसके पास बैठ जाती है। अब वो उससे पूछती है कि तुम्हें पीस चाहिए या पैसा, सब तुम्हारी मुट्ठी में, पर अब इससे तो बहुत लोग तुम पे नजर रखेंगे, शायद मास्टर भी, और फिर शायद तुम्हारी हेल्प भी बचा नहीं पाएगी तुम्हें। वो बोलता है पॉइंट तो है। तो इस पर टिंगयून बोलती है इसलिए तुम तो क्यों ना तुम सब उनको वापस कर दो, इससे वो तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। तो वो बोलता है फिर तुम क्या करोगी, कैपिटल जाके अपनी मदर को ढूंढोगी। वो चुप हो जाती है। तो वो बोलता है दुनिया बहुत बड़ी है, अपना ख्याल रखो। और टिंगयून के कहने पे उसने सब कुछ जो भी जेवी जाओ का था वो मास्टर यानी क्राउन प्रिंस को वो सौंप देता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। बट वो मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे सॉल्ट मर्चेंट ही रहना है। उनका आदमी बोलता है कि तुम सोचो तो क्या पता तुम्हें ज़िंदगी भर रिग्रेट हो। वहीं वो उठ के बोलते हैं क्या तुम्हें हॉर्सेस ये सब नहीं चाहिए। फिर वो उसे 3 दिन देते हैं कि वो उसे बता दे अपना फैसला। वहीं जनरल और वो सब भी उसे मनाने लगते हैं, बट उसने फैसला कर लिया था। जनरल बोलते 3 दिन उन्होंने उसको नहीं तुम्हें दिए हैं, तुम उसे मनाओ कि वो ये मौका हाथ से ना जाने दे। वहीं यहाँ पे उसके दोनों आदमियों को घर जाना होता है क्योंकि बहुत साल से वो अपने घर से दूर थे। तो वो उन दोनों को कुछ पैसे देता है और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो अकेला हो गया था, तभी पीछे से उसे टिंगयून की आवाज़ आती है जो उसे बताती है कुछ दिनों में वो भी यहाँ से चल जाएगी, फिर वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो वो उसे टेक केयर बोलता है और अभी से ही दोनों अलग अलग तरफ जाने लगते हैं। कभी वो उसे देखती है जब वो उसे नहीं देखता, और जब वो उसे देखता है तो वो उसे नहीं देखती। यही ये क्यूट सा मूवमेंट चलता रहता है और इसी के साथ दोनों अलग अलग रास्ते हो लेते हैं। वहीं यहाँ पे मैडम यू क्राउन प्रिंस के पास आ गई थी यानी मास्टर के पास माफ़ी मांगने फैन की तरफ से जो भी उनका काम खराब हुआ। वहीं यहाँ पे वो पनिशमेंट मांगती है बट वो उसे उठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बट जो आपका कंट्रीब्यूशन था सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन में उसे मैं कैंसिल करता हूँ। यानी उसने उसका रिवॉर्ड कैंसिल कर दिया था। तो ऑफकोर्स उसे मानना ही पड़ता है, वो क्या ही करती। वहीं यहाँ पे फैन तो बोल रही थी अपनी हेल्पर से कि थोड़े साल बाद सब भूल जाएंगे, सबको याद रहेगा कि मैं इस यहाँ की मैडम हूँ। और वो अपनी हेल्पर से डाउरी लिस्ट मंगाती है। वहीं यहाँ पे वो चिल्लाती है क्योंकि डाउरी का सामान भी उस पर इनफ नहीं था, सब लोग उस पर चिल्लाते उसका मजाक उड़ाते। इस वजह से वो बोलती है कि 3 और चेस्ट बेच देते हैं। और गाइस इसी के साथ हमारा 9th एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।